कोरोना को किल करने वैक्सीनेशन अभियान जारी है और 1 मई से इस अभियान को रफ्तार देने की कोशिश है। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम 4 बजे से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद संबंधित व्यक्ति को तारीख, जगह और अस्पताल का नाम पता चल जाएगा। इस चरण में देश के करीब 94 करोड़ लोग वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 22 लाख लोगों को फ्री टीके लगेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में इस फेज में 3 करोड़ 40 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। कि अब 2 दिन बाद देश के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर, अपने 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा। वैक्सीन से ही सुरक्षा कवच होगा। और इतिहास क्या कहें, अभी तो वर्तमान ही है, इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन से सफलता प्राप्त कर ली। देश में पहले और दूसरे चरण के तहत केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। अब तक केंद्र की तरफ से 14 करोड़ 69 लाख लोगों को वैक्सीन के टीके लग चुके हैं। लेकिन इस चरण में वैक्सीनेशन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राज्यों को उनके ऑर्डर के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति हो पाएगी, इसमें संशय की स्थिति है। केंद्र सरकार की इतनी गलत नीति जिसने कि 20% के लिए जितना टीका रखा था, उसका आधा टीका 2 गुनी आबादी के लिए व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि टीकाकरण प्रभाव होगा ही होगा, क्योंकि ना वैक्सीन आएगी, ना लोगों को टीका उस मात्रा में लग सकेगा। फिर भी हमारी तैयारी रहेगी, जितने टीके उपलब्ध होंगे तो 18 साल से 45 साल की आयु के बीच के जो हमारे नागरिक हैं। व्यवस्था के मुताबिक वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50% वैक्सीन केंद्र को देना है, बाकी 50% में से राज्यों को सप्लाई करना है। इस बार बड़ी आबादी को वैक्सीन लगनी है। इसमें व्यवस्था बनाना भी एक बड़ा जोखिमपूर्ण काम होगा। पहले की तरह अव्यवस्था फैलने का खतरा है। चुनौती इसलिए भी बड़ी दिख रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन, पहले ही घंटे में कोविन पोर्टल क्रैश हो गया। वैक्सीन की कीमत का मुद्दा भी सवालों में घिरा है। हालांकि कोविशील्ड के दाम राज्यों के लिए भी कम हो गए हैं। कुल मिलाकर दूसरी लहर के कहर के बाद सरकारें अब ये समझ गई हैं कि इस लड़ाई को वैक्सीन के हथियार से ही हराया जा सकता है। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सिस्टम को वैक्सीन के महाअभियान की महाचुनौती का सामना करना ही होगा और इसमें सफल भी होना होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाअभियान की महाचुनौती। निश्चित तौर पर वैक्सीन ही वो हथियार है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। ये हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। कोरोना की आंच तेज़ होती जा रही है, इतनी तेज़ हो रही है कि कल्पना करना कठिन है। मनुष्य की लड़ाई भी इसके विरुद्ध जारी है, लेकिन चुनौती बहुत गहरी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कहर बरपा रहा है कोरोना, ऐसे में सबसे बड़ा विकल्प वैक्सीन। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह दूसरी लहर का हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पाए और स्थिति आपके हमारे सामने है, अब हमने एक बहुत बड़ा अभियान और अपने हाथ में ले लिया है कि देश में हम 18 से 45 साल से कम की जो आयु वर्ग की पॉपुलेशन है, उसको हम वैक्सीनेशन के दायरे में 1 मई से लाएंगे। जाहिर तौर पर अब लोग भी इसके महत्व को समझ गए हैं। ये इसी से समझा जा सकता है कि पहले ही दिन वो वेबसाइट क्रैश हो गई, बैठ गई, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना था। भारत की परंपरा भी है कि यहाँ बड़े अपने छोटों को ज़्यादा प्रोटेक्टिव स्थिति में देखना चाहते हैं। पेरेंट्स से लेकर बड़ा भाई, बड़ी बहन, सब ये चाहते हैं कि उनसे जो छोटे परिवार के सदस्य हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा की बात हो। हालांकि जो सोच कोरोना को लेकर रही है वो ये रही है कि पहले अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए। तो क्या हम 1 मई में ऐसी स्थिति तो कहीं निर्मित नहीं कर लेंगे, ईश्वर ना करे, कि जितनी भीड़ उमड़े और हम उस भीड़ को मैनेज नहीं कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नागरिक बोध भी हमें अपना बहुत ऊपर अब रखना है। हम वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे ज़रूर, लेकिन पूरी गरिमा से और सुरक्षा के जितने भी मानक हैं कोरोना से बचने के लिए, उनका पालन करते हुए। लंबी लंबी लाइनें हों तो उसमें जो भी निर्धारित दूरी है उसका हम पूरा उसको फॉलो करें, और ये ना सोचें कि वहाँ भी जोर सिफारिश लगाना और कहीं से कुछ सिफारिश लगाकर या कूद फांद कर
या दौड़कर आगे पहुंचने की कोशिश और वहां की सारी व्यवस्थाओं को चकनाचूर कर देना। और दूसरी तरफ शासन प्रशासन सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इस व्यवस्था को बहुत स्मूथ करें, क्योंकि तभी व्यक्ति एक तो कोरोना के इस पीरियड में वो निकलना बाहर नहीं चाहता है, हिचकता है, और ऐसे में अगर वो निकलेगा और वहाँ अव्यवस्थाएं देखेगा तो वो फिर जाना जल्दी पसंद नहीं करेगा। कई बड़े सवाल हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सुशील शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। रीवा से हैं सिद्धार्थ तिवारी, युवा कांग्रेस नेता पार्टी के लिए, उनका स्वागत है सुशील जी के साथ। और बीजेपी के सीनियर विधायक हैं हमारे साथ आशीष शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशील जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। किस तरह देखते हैं आप इस महाअभियान को? महाअभियान की महाचुनौती हमने शीर्षक दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए शरद जी, महाअभियान जो वैक्सीन करने, कोरोना की वैक्सीन लगाने का शुरू हो रहा है 1 मई से, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के इतना समय लेने के बाद जो है इस महाअभियान की शुरुआत की है। और इसमें 18 वर्ष से ऊपर की आयु का जो प्रावधान किया गया है वो भी मुझे लगता है भारत सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम अनुमान आकलन के बाद किया होगा कि कितने लोग, क्योंकि सबको मालूम है भारत की आबादी कितनी, कितना वैक्सीन लगना है, कितना निर्माण कर पाएंगे, कितना जो है, क्योंकि कोरोना की भयावहता इतनी ज्यादा है। और ये भी भारत सरकार को मालूम होगा कि यदि जिस दिन हम, जैसे आज जब खोला गया रजिस्ट्रेशन का, तो मालूम था कि क्रैश होगा ही, क्योंकि लोगों में अब जागरूकता ज्यादा है, वो भय के कारण है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई परेशानी वैक्सीन की कमी को लेकर तो नहीं आना चाहिए। और यदि कमी आती है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के बैठे हुए अधिकारी फिर वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम कोरोना की सेकेंड लहर को लेकर सजग नहीं थे, उसके साथ होने वाली स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर सजग नहीं थे, और उसके स्वास्थ्य इलाज के दौरान जो जरूरत पड़ने वाली उसको लेकर सजग नहीं थे। मुझे लगता है वैक्सीनेशन में वैसी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर ये दिक्कत भी आती है तो इसका मतलब है कि सरकार का बहुत बड़ा फेल्यूर सामने आएगा। निश्चित तौर पर तो कुछ इनोवेटिव चीज़ें, कुछ रचनात्मक उपाय भी हमें देखने होंगे, क्योंकि पैरामेडिक्स स्टाफ जो हमारे पास है वो सीमित है। आप रातों रात हजारों या लाखों की संख्या में नर्सेज को या इंजेक्शन के लिए जो कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ के ज़रूरी हैं वो नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर क्या तरीका हो कि भीड़ भी ना हो, लोगों में पैनिक सिंड्रोम भी ना हो और हम उन तक पहुँचें? क्या ये हमें घरों तक पहुंचकर इस अभियान को चलाना चाहिए, मोहल्लों में बहुत कूल तरीके से ड्राइव करना चाहिए? ये सब सोचने के विषय हैं कि हम कितनी शांति से और कितने बेहतर तरीके से और बहुत तेज़ी से इसको लेकर आगे बढ़ें। क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी आप? फिर मैं प्रतिक्रिया लूँगा आशीष जी की। जी सिद्धार्थ जी। जी जी से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और भारत में किसी भी चीज को करने के लिए और सही तरीके से अंजाम देने के लिए एक अच्छा विजन चाहिए होता है। अभी बात आई ओवरनाइट क्राइसिस की। कोरोना क्राइसिस को मार्च 2020 में ओवरनाइट क्राइसिस बोला जा सकता था, लेकिन मार्च 2021 में ये मैन मेड क्राइसिस है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। ये हमारे प्रधानमंत्री, आपने नागरिक बोध की बात की साहब, कोरोना हमारे देश में 1 साल से जो भी मैनेज हुआ है वो मात्र नागरिक बोध के कारण मैनेज हुआ है। उस लीडरशिप के कारण ये मैनेज नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री 40 दिन पहले कोरोना के सेकेंड वेव के पूरे विश्व के सामने जाते हैं और इतने बड़े फोरम में कोरोना के ऊपर जीत का ऐलान कर देते हैं, जबकि पूरे देश के और विदेश के एक्सपर्ट बोल रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने वैक्सीन पे ध्यान देना चाहिए, हमें ट्रेस एंड ट्रैक टेस्टिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया और समय से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के प्राइम मिनिस्टर दिखाने लग गए। आज जो देश ये फेस कर रहा है, ये सिर्फ लैक ऑफ विजन के कारण हम इतनी बड़ी महामारी से, और मैं तो इसको एक तरह से नरसंहार कहूंगा, जिससे हम गुजर रहे हैं। क्या कहेंगे आशीष जी? कांग्रेस के जो आपके युवा साथी हैं उन्होंने कुछ भारी भरकम शब्दों का भी प्रयोग किया है और कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी देखिए, आज का ये दौर है, मेरे ख्याल से इस पीढ़ी और इससे पहले वाली पीढ़ी ने भी कभी नहीं देखा होगा। इतना खतरनाक दौर महामारी का, कोरोना का इस समय पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। जगह जगह यंगस्टर्स
और लोग इस बीमारी के काल के ग्रास बन रहे हैं। तो ऐसे समय में किसी पर आरोप लगाना कि किसी प्रधानमंत्री या सरकार की विफलता के कारण ये हुआ है, मैं इसे उचित नहीं मानता। ये समय है पूरे देश को और समस्त राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का। जहां कमी है वहां पर आप दिखाइए, यहाँ पर ये व्यवस्था नहीं हो रही, यहाँ दवाइयां नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो एक स्वस्थ परंपरा और एक इस बीमारी से लड़ने में हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा। लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं ऐसे समय में इन आरोपों को उठाना ठीक नहीं मानता। दूसरी बात यह है कि निश्चित ही चुनौती बहुत बड़ी है। आज इतने सारे लोगों की जान बचा पाना, संक्रमण को रोकना, ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जनता जहां जहां सहयोग कर रही है वहां वहां संक्रमण रुका भी है, और जहां पर जनता का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है वहां अभी भी संक्रमित बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। हमें इस बात का प्रयास करना पड़ेगा कि जो संक्रमण आज की तारीख तक फैल चुका है समाज में, उसको कैसे भी हम रोकें, शेष लोगों को सुरक्षित करें और जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनका इलाज करें, तभी हम इस संक्रमण को आगे फैलने से रोक पाएंगे। जहां तक बात है कि सरकार के प्रयास किस हद तक पहुंचे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले से ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर हुई है, रेमडेसिविर की भी हमको उपलब्धता आज के समय में हो रही है, और जहां तक बात है अस्पतालों में बेड भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन जो पैनिक है समाज के अंदर, जिसको भी पॉजिटिव निकल रहा है मरीज, जो डर रहा है इस बीमारी से, उसके पैनिक को हमको कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, वो अगर इस बीमारी का भय अपने अंदर ले रहे हैं तो उनको बचाने में डॉक्टरों को बहुत परेशानी आ रही है। हम रात भर प्रतिदिन मरीजों से काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनको हिम्मत भी बना रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो आज के समय में तो मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति जहां पर है, जो नेता जहां पर है, जितनी मदद लोगों की हम कर सकते हैं वही इस बीमारी में लड़ने में कारगर साबित होगी। ये एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है कि इस मौके पर समाज और जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका किस तरह लेकर सामने जा रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब हम जनप्रतिनिधियों को देखते हैं। और सिद्धार्थ जी एक दिन पहले ही प्रवीण पाठक कांग्रेस के ही विधायक हैं, ग्वालियर में उनकी जो भूमिका थी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बड़े मन से ये भी कहा कि प्रद्युम्न जी के साथ जो बीजेपी के सीनियर लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं ग्वालियर में कंधे से कंधा मिलाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हूँ। ये एक बड़ा सवाल है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप राजनीति में हमेशा चलेंगे और ये विपक्ष का मूल अधिकार है कि वो उन तथाकथित त्रुटियों को सामने रखे जो सत्ताधारी दल में हैं। लेकिन आपातकाल में या युद्ध काल में या कोरोना जैसी परिस्थितियों में पहली प्रायोरिटी लोगों की राहत है। तो ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर नेता इस समय कर क्या रहा है। सिद्धार्थ जी भी क्या लोगों के बीच में जा रहे हैं, जितना बन पा रहा है कर रहे हैं, कर ही रहे होंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? जी जी शरद जी, मैं आपके बात से सहमत हूं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल रात 10:15 बजे की बात है। हमारे साथी सुशील सोनी जी, उम्र 50 वर्ष, कोरोना के लक्षणों से बुरी तरह से संक्रमित होते हैं। रीवा में वो अपने गांव से आते हैं, 3 अस्पतालों में जाते हैं और लगातार मैं उनको अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश कर रहा हूं। वो हमारे बिछिया हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे संजय गांधी अस्पताल में जाते हैं और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं। तीनों हॉस्पिटलों में उनको वहां से हटा दिया जाता है और वो व्यक्ति रात के 10:15 बजे से 10:30 के बीच में अपना दम तोड़ देता है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं लेके तो उस व्यक्ति को सब जगह घूमा, प्रयास किया। आप मेरी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं कि क्या बीता होगा मेरे ऊपर, और मेरी तरह हजारों लोग होंगे। और इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। हमारे बीजेपी के यहाँ से जो विधायक है राजेश शुक्ला जी, 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए। साहब, सिस्टम हमेशा ऊपर से चलता है। आदरणीय विधायक जी ने बोला कि आप अच्छे सुझाव दीजिए। साहब, ये सुझाव आपको फरवरी 2020 से मिल रहे हैं और आज मार्च 2021 तक मिले, जब तक पूरी तरह से कोरोना ने अपनी गिरफ्त में देश को नहीं ले लिया। लेकिन आपने सुना नहीं। शरद जी, मैं बड़े ह्यूमिलिटी के साथ ये बोलना चाहूंगा कि आप अगर किसी परीक्षा को लिखते हैं
मान लीजिए आपने साल भर तैयारी नहीं की, अब ऐन मौके पे आपको 2 दिन या 3 दिन में तैयारी करनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि मेरी इस परीक्षा के लिए तैयारी नहीं है। और मैं फिर आता हूं, अगर 40 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि चुनावी सिस्टम में, जो कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होने चाहिए, वो जब बोलते हैं कोरोना के ऊपर देश ने विजय पाली और पूरे सब जगह डंका बजाते हैं, उसके बाद जब इस तरह की लहर आएगी तो आम जनता पैनिक नहीं करेगी तो क्या करेगी? मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं, मैं सो नहीं पाया कल पूरी रात, उसका चेहरा सोनी जी का मेरे सामने था पूरी रात। आप पर्सनल ट्रॉमा समझिए कितना हो रहा है लोगों को। और सिस्टम 1 साल से कर क्या रहा था? आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन के प्लांट्स लगेंगे। 1 साल से आप क्या कर रहे थे साहब? पैसा आपके पास 8-9 महीने से पड़ा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन आ रहे हैं, आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आशीष जी सिद्धार्थ भाई जो बात कर रहे हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बीमारी इतनी भयावह होगी, इसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा सिद्धार्थ भाई, कि कोरोना का जो सेकंड वेव है इतना मुझे बिल्कुल था और मैं आप जब बोल लेंगे तो अपने कुछ बताऊंगा कि मैंने क्या सुझाव भी दिए। लेकिन सरकार ने भी बहुत तत्परता के साथ इंतजाम जुटाने के काम किए हैं। पैनिक को कम करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की भी है, हम सबकी भी है, कि हम जनता के बीच इस बीमारी को लेकर जो पैनिक बना हुआ है उसको कम करें और जान जितनी बच सकती है उतनी बचाने का प्रयास करें। असल में हो यह रहा है कि हर व्यक्ति जो इस बीमारी से संक्रमित हो रहा है वो अस्पताल में पहुंच रहा है, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हर आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। तो उसकी काउंसलिंग कौन करेगा, उसकी इस बात की चिंता कौन करेगा? और इस कारण अस्पताल ओवरवेट हो रहे हैं, बेड की व्यवस्था जितनी होना चाहिए उससे ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं। और इस आपाधापी में हो सकता है कि कई जगह पर जिस मरीज को वास्तव में बेड चाहिए, जिसको आईसीयू की रिक्वायरमेंट है, बाईपेक मशीन चाहिए, वो उसको नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकार ने ताबड़तोड़ व्यवस्था की है जी। आज ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत जगह बेहतर हुई है और जीवन रक्षक उपायों की जो दवाएं हैं उसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि ये दौर बुरा जरूर है, खतरनाक जरूर है, लेकिन हम सब अगर सम्मिलित रूप से प्रयास करेंगे तो हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। सुशील जी, एक और बड़ा सवाल ये है कि अब ये बीमारी गांव का रुख कर चुकी है, छोटे शहरों और कस्बों का रुख कर चुकी है। पिपरिया में हमने पिछले साल इसका आक्रमण नहीं सुना था, गंज बासौदा में हमने इसका आक्रमण नहीं सुना था, जुन्नार देव में इसका आक्रमण नहीं सुना था, हमने नेपा नगर में इसकी कहानी नहीं सुनी थी और ना मनासा में हमने इसकी कहानी सुनी थी। लेकिन अब बड़ी चुनौती ये है, जब बड़े बड़े महानगर करा रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और सारी मेडिकल फैसिलिटी हैं, जब उन शहरों में व्यवस्था चरमरा गई है तो छोटे गांव, कस्बे, जहां न ढंग के हॉस्पिटल हैं और न ही कोई व्यवस्था है मेडिकल की और न ही लोग उन लक्षणों को सही समय पर पहचान कर खुद को मेडिकली आगे लाकर उपचार के लिए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह देखते हैं आप इस चुनौती को भी बहुत ठीक समय पर एड्रेस करने की जरूरत है? नहीं शरद जी, देखिए पहली बात तो है कि हम इस पूरी लहर के जो भयानक परिणाम है या जिस तरीके से फैलेगा उसको पहचानने में न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार और सारा स्वास्थ्य अमला इसको समझने में नाकाम रहा। दूसरी एक जो बात आपने कही, देखिए हो क्या रहा, जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि जो है जल्दी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। अरे भाई, लोग ये डॉक्टर्स ये शिकायत कर रहे हैं, यही कंफ्यूजन जो भ्रम लगातार अस्पतालों से फैल रहा है। कभी ये बोला जाता है कि मरीज जो है बहुत ज्यादा बीमार होने के बाद अस्पताल पहुंच रहा है, अभी तक ये बात चल रही थी, अब नई बात लाई जा रही है कि आदमी जल्दी पहुंच रहा है। तो देखिए, आदमी जब थोड़ा भी बीमार हो रहा है तो वो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाएगा, उसकी सलाह लेगा और उसके बाद अगर हॉस्पिटलाइज की अगर उसे सलाह दी जाएगी तो वो वहां भी जाएगा। ये पैनिक क्रिएट जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बार बार जो स्टेटमेंट बदले गए हैं उसके कारण जो है भय का माहौल ज्यादा बना है। दूसरी बात है कि आप देखिए, मध्य प्रदेश को तो बहुत ज्यादा सजग इसलिए भी रहने की जरूरत थी कि जब महाराष्ट्र से जनवरी फरवरी से महाराष्ट्र में मामले आना शुरू हुए थे, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो महाराष्ट्र से लगते हैं वहां पर लॉकडाउन सख्ती से लागू कर दिया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। दूसरी गलती ये भी हुई कि क्या हुआ, सरकारों ने जहां जहां मरीज मिलना शुरू हुए वहां तो लॉकडाउन किया, लेकिन जहां जहां मरीज नहीं थे वहां नहीं किया। तो
जो ये फैलाव था वो वहां भी होने लगा, और ये स्थिति बहुत विकट होगी, क्योंकि आज भी आप भोपाल के हॉस्पिटल्स भी देख लीजिए, बड़े शहरों के, वहां पर छोटे शहरों के मरीज गंभीर स्थिति में आने के बाद ज्यादा भर्ती हो रहे हैं। जो प्रेशर बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स में है वो आसपास के जिलों के मरीजों के कारण भी है। सरकार को इस वक्त बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, ताकि ये फैलाव ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार हो गया तो स्थिति मुझे लगता है बहुत ज्यादा भयावह होगी। इसलिए वहां पर ज्यादा जागरूकता, वहां ज्यादा सख्ती, वहां ज्यादा कोविड क्वारंटाइन की व्यवस्थाएं वो सब करनी पड़ेगी, और मॉनिटरिंग बहुत सख्ती से करनी पड़ेगी, ताकि ये जो है 1 to 1 फैलने का सिलसिला अब बंद हो। बिल्कुल सुशील जी, और कुछ मैं फिर एक बार सब आपका देखिए, मैं कांग्रेस बीजेपी या सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की जो आपसी एक दूसरे को लेकर जो धारणा, राय और एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो अपनी जगह हैं और वो रहेंगे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आखिर ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी कि हम किन इनोवेटिव तरीकों से जूझें, हम क्या करें। क्या हमारी हमने कुछ स्टडी की जो हमारे पास आई, बड़े अलार्मिंग उसमें चीज़ें सामने आई। लोगों ने कहा, कुछ पेरेंट्स जो 50 साल से ऊपर के थे वो हॉस्पिटल में थे, उनके बच्चों ने जिद करके और मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अलाउ किया तो वो पीपीई किट में अपने पेरेंट्स से मिलने पहुंचे तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। और ऐसे लोग जिनसे मिलने 10-10 दिन उनके परिवार से कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि हॉस्पिटल इस समय फ्लड में है, बाढ़ में है। वो वहां पर एक व्यक्ति आता है आपके पास जो डॉक्टर बहुत बर्डन्ड है, वो आपसे बहुत प्रेम की, मनुहार की बात नहीं कर पाता है। तो क्या हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी कि हमें लोगों से मिलवाना होगा उनके परिवारजनों को सुरक्षा के साथ? क्या हमें अपनी मोबाइल यूनिट्स और मजबूत करनी होंगी, जिससे जो लोग होम क्वारंटीन है सुबह शाम हमारी मेडिकल यूनिट्स उन तक पहुंच सके? क्या करना होगा? सिद्धार्थ जी, कम वक्त है, संक्षेप में एक आपके सुझाव कुछ। जी देखिए साहब, मैंने सुझाव 1 साल पहले भी दिए थे, लिखित में दिए थे, सरकार को दिए थे, प्रशासन को दिए थे। बड़ा क्लियरली बोला था कि जब कोरोना की वेव आएगी तो हमें एक डिफरेंट कोरोना सेंटर चाहिए होगा। 200 बेड का मेरे जिले में मैंने प्रपोज किया था कि आप किसी बड़े कॉलेज को ले लीजिए, हमारे यहाँ बड़ी बिल्डिंगें हैं, और उनको 200 बेड के अस्पताल, कोविड सेंट्रिक अस्पताल के रूप में आप बना दीजिए। लेकिन वो काम नहीं हुआ। यहां तक कि अब 1 महीने से भी कोई सेपरेट कोविड फैसिलिटी नहीं बनी है। उसका खामियाजा साहब ये भुगतना पड़ रहा है कि जो बाकी सीरियस मरीज हैं, जैसे किसी की किडनी फेल है, किसी का लीवर इश्यू है, कोई कार्डियक का मरीज है, ये सब भी अब उस डेथ में, उन मौतों में शामिल हो रहे हैं। सरकार को, और जैसा कि आदरणीय शर्मा जी ने बोला कि ये अब गांव में फैलेगा, मैं बता दूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा जिला 85% गांव है और ये ऑलरेडी गांव में पहुंच चुका है। मेरी आज 50 गांव में कम से कम बात हुई होगी साहब, और सब जगह 1-1, 2-2 मरीज हैं, तो ऑलरेडी संक्रमण वहां पहुंच चुका है। हमें ब्लॉक स्तर में 10-10, 15-15 बेड के ऑक्सीजन के साथ फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, और अभी भी देर नहीं हुई। अगर अभी भी सरकार चेत गई तो हम जाने बचा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है। एक मैं बात 10 सेकंड और लूंगा साहब। मैं सीरियसनेस भी आपको बताना चाहता हूं, लीडरशिप को सीरियसनेस दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री अभी जब सेकंड वेव की पहली मीटिंग लेते हैं 11, साढ़े 11 बजे, उसके बाद 3 बजे वो इलेक्शन रैली करते हैं। माफ कीजिएगा, ये सही तरीका नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी सुबह बोलते हैं मास्क पहनो, डिस्टेंस बनाओ, 3 बजे जाकर के वो दमोह में 10,000 लोगों के बीच भाषण देते हैं और जाके हाथ मिलाते हैं। जी, लीडरशिप को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। सुझाव पर मैं बात करना चाहूंगा, सुझाव पर मैं बात करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम कोरोना की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहे हैं और इसको परास्त भी करेंगे। मैं फिर इस बात से इनकार नहीं करता कि ये दौर बहुत खतरनाक है, अत्यंत भयावह कोरोना के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये महामारी है साहब, ये सामान्य बीमारी नहीं है, महामारी है। और इस महामारी में जिस तरह जंगल की आग में छोटे छोटे जानवरों को, पक्षियों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, इसी तरह इस महामारी के दौर में, इस जंगल की आग में एक व्यक्ति का घरौंदा बच जाए, इसकी चिंता दोनों संवेदनशील नेता कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मैं इस बात से नहीं, मैं जानवरों से मानव नहीं, तुलना नहीं है सिद्धार्थ जी, देखिए मन भी बड़ा रखना होगा, मन भी बड़ा रखना होगा। एक एक चीज पकड़ी जाएगी तो कठिनाई होगी सर। चल रहा है, इसमें लोगों को बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। मैं आपके सुझाव पर आता हूं सिद्धार्थ, आपने बहुत संजीदगी से महत्वपूर्ण बात की है और मैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए ये बात फिर रखता हूं सरकार के सामने,
जो आपका सुझाव है, और मैं आशीष जी को भी अप्रिशिएट करूंगा, आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि आशीष जी ने इस मौके पर इस बहस को कर्कश होने से बिल्कुल रोका है। पूरी बातचीत में उन्होंने अपनी सीमा के भीतर ये माना है कि स्थितियां बहुत दुरूह और जटिल हैं और हो सकता है कुछ चूक भी हुई हो, लेकिन ये समय इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगी बात। लेकिन आपका ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि गांव में कोरोना है, 50 गांव में पहुंच गया है। आशीष जी का सर बहुत तेजी से सहमति में हिला था, यानी उनकी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गांव तक कोरोना पहुंचा है। तो हमको विकास खंड स्तर पर आधुनिक मेडिकल यूनिट्स जो ऑक्सीजन के साथ हों, सरकार और सरकार के प्रमुख जो रणनीतिकार हैं उन तक विनम्रता से ये बात इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचाना चाहते हैं। ये एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव है, क्योंकि अगर हम गांव की पॉपुलेशन को गांव में बेहतर ट्रीटमेंट देकर, और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑक्सीजन है, अगर हम वहां रोक लेंगे तो शहरों के हॉस्पिटल फ्लडेड होने से बचेंगे और गांव में उपचार न होने की वजह से जो शहर आकर एक आंकड़ा अप्रिय तरीके से बढ़ रहा है और बहुत जिसकी क्षतिपूर्ति हम नहीं कर सकते हैं, किसी की मृत्यु की कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, तो हम बहुत बड़ी कठिनाई को जन्म दे रहे हैं। तो गांव तक मेडिकल हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना, दिस इज द न्यू चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है। चैलेंज तो पहले से ही रहा है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, बहुत धन्यवाद आशीष जी, और बहुत धन्यवाद सुशील जी। नमस्कार।